नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। यूपी के सीएम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर बाबा और जलालुद्दीन को लेकर सीएम योगी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और जलालुद्दीन जैसे समाज विरोधी और देश विरोधी लोगों और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नतीजा आपके सामने। आपको तस्वीरों में अभी जो दिखा रहे हैं हम, ये देखिए, ये बुलडोजर चल रहा है और ये छांगुर बाबा के आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला है। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन जिस पर देश भर में जबरन बहला फुसलाकर दबाव डालकर हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश भर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के आलीशान कोठी पर बुलडोजर गंजा है। यूपी एटीएस ने 4 दिन पहले छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ में कई खुलासे हुए। पता चला कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर से धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाना शुरू किया। धीरे धीरे यह जाल देश के अलग अलग शहरों तक फैलता चला गया। लखनऊ से लेकर मुंबई तक छांगुर एंड कंपनी ने हिंदू लड़कियों को अपने साजिश के जाल में फंसाया। अब सवाल यह है कि इस रैकेट को खाद पानी कहां से मिल रहा था? 40 साल से जो रैकेट चल रहा था, उसके पीछे का असली चेहरा कौन है? क्या छांगुर सिर्फ एक मोहरा है? सवाल यह भी है, योगी सरकार के एक्शन से कुछ लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? आज इसी पर बात करेंगे। अवैध धर्मांतरण की काली कमाई से खड़ा किए गए इस कोठी पर अब बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से छांगुर बाबा के इस जो इसका कोठी है वहां पे अब बुलडोजर जो है वो चलना शुरू हो गया है और ये जो है कार्रवाई शुरू हो गई। जो बिल्डिंग है उसको, जो अवैध निर्माण इसमें है, उसको बुलडोजर से बुलडोज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा जो मामला था, पूरी जो अवैध कमाई थी, उस कमाई से जो है ये निर्माण कराया गया था और अब यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे इस वक्त ढहा जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन की टीम जो यहाँ पहुंची, सबसे पहले उन्होंने जो बाकायदा ताला तोड़कर जो है अंदर दाखिल हुए और उसके बाद से अब जो है वो यहाँ पर बुलडोजर के एक्शन जो है वो हो रहा है। बुलडोजर के जरिए इसको तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे बुलडोजर के जरिए इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग जो है इस घर में दाखिल हुए। इस घर के बारे में कहा जा रहा था कि करीब 500 एकड़ में बना ये बुलडोजर जो है वो यहाँ पर जो है चल रहा है। तो तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत पे कि किस तरीके से बुलडोजर के जरिए ये पूरी बिल्डिंग को ढहाने की इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है। तो बुलडोजर एक्शन इस वक्त जो है वो शुरू हो गया है। जो छांगुर पीर बाबा है उसके इस कोठी पर कहा गया कि करीब 1 एकड़ में जो है ये पूरी कोठी को तैयार किया गया था। 5 से 6 बीघे में ये पूरी कोठी तैयार की गई है और इसके अंदर कई सारे और रहस्य थे। उन रहस्यों से भी पर्दा उठेगा क्योंकि अब इस पर जो अवैध निर्माण था जिन एरिया में, वहां पर बुलडोजर जो है वो चलना शुरू हो गया। ये बुलडोजर चला है छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के घर पर, यानी कि उसकी कोठी पर। उसने आलीशान घर बलरामपुर में उत्तर प्रदेश में बना रखा था, लेकिन इसका जाल पूरे देश में फैला हुआ था। यानी कि देश भर में यह हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करता था। लड़कियों के रेट तय थे 18 लाख, 20 लाख, 12 लाख रुपए। यानी कि आप जिस जात की लड़की फंसाकर लाओगे उसके लिए आपको उतनी रकम दी जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने।
लेकिन छांगुर बाबा पर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन बोले, किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो कोर्ट उसकी सजा उसे देगी। यूपी में धर्मांतरण को लेकर कानून है और उसका बिना भेदभाव के पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरोपी का घर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन यूपी में बिना किसी नोटिस के एक्शन हो। समाजवादी पार्टी समझती है कि किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो उसकी सजा माननीय न्यायालय देगी और निश्चित रूप से धर्मांतरण को लेकर कानून है और बिना भेदभाव के उस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। जो भी आरोपी हैं उनको न्यायालय के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है घरों को लेकर कि किसी पे दोष भी साबित हो जाए, कोई अपराधी भी हो, तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। तो जो सरकार की नीतियां हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस बात को लेके कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन वो सेलेक्टिव है, वो बिना नोटिस के चलता है। तो आज भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जो परिवार के और सदस्य हैं उनका आखिर अपराध क्या है। अगर किसी ने अपराध किया है, परिवार में किसी एक सदस्य ने कोई काम किया है, तो दूसरों का क्या अपराध है। तो सवाल ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश का भी पालन होना चाहिए। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई कोर्ट का आदेश, कोर्ट के हिसाब से, और जो आरोपी है उसका फैसला कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार ने तय कर रखा है कि जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हैं, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है, हिंदू धर्म गुरु। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है, जुबैर मेमन प्रेसिडेंट एमएमसी के हमारे साथ हैं, तो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, अगर एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिस पर आरोप है कि 100 करोड़ रुपए का हेराफेरी की उसने और हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराकर, जबरन धर्मांतरण, इसलिए नहीं कि हिंदू लड़कियां चाहती थी कि उनका धर्मांतरण हो, उनका धर्मांतरण कराता था, पूरा एक रैकेट चला रहा था, 40 साल से ये सब कर रहा था, तो उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही? आपको नमस्कार विद्यानाथ झा जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और ये बताइए कि ये आपकी न्यूज चैनल ने जाकर के सर्वे किया क्या कि जो है वो 40 साल से रैकेट चला रहा था? मतलब जहां तक जो है, नहीं, जहां तक एसटीएफ की, यूपी एसटीएफ का सवाल है, तो यूपी एसटीएफ ने बताया हुआ है कि 2015 तक जो है ये आदमी क्राइम जो कर रहा है, 2015 तक इस साइकिल पे अंगूठियां बेचा करता था, नगीने बेचा करता था। उसके बाद में 2015 के बाद में महाराष्ट्र में जो नीतू रोहरिया है, जो हस्बैंड दंपत्ति, वो नवंबर में आते हैं, अपना धर्मांतरण करा करके कहीं से भी देश से आते हैं, दुबई से आते हैं, तो ये जाता है, उनके संपर्क में आता है। उसके बाद में ये जो है 2015 तक जो साइकिल पे चल करके बेच रहा था, और ये फिर ग्रो करता चला जाता है। पिछले 2 सालों से 2022 से लगभग जो है इसके अगेंस्ट में कई बार बलरामपुर पे जो है केसेस दर्ज कराए गए, पर जो है प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेंगी। और अभी जो है अचानक से जो है जब पता चल जाता है कि ये इस तरीके का रैकेट चल रहा था, और वहां पे जाकर के बुलडोजर एक्शन होने लग जाता है। पुणे पे नहीं हुआ बुलडोजर एक्शन, आपको पता होगा कि पुणे में भी करोड़ों की संपत्ति ली हुई है इस व्यक्ति ने, और किसके नाम पे ली हुई है? राजेश उपाध्याय है, जो कि क्लर्क है बलरामपुर के सीजेएम कोर्ट में, उसके वाइफ के नाम पे लिया हुआ है। वहां पे बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। अगर बुलडोजर, पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो सीजीआई हैं वो देश के बाहर भी जाते हैं, तो भी उन्होंने टर्की सेमिनार में कहा था कि बुलडोजर जस्टिस इज नॉट अ जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है कि जो अपराधी है उसको सजा दिया जाए। जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप बुलडोजर लेकर के चले जाएंगे। ये इतना लंबा चौड़ा रैकेट चलता रहा, सरकार के नाक के नीचे चलता रहा, और ये कहना कि विद्या जी इसमें कोई इन्वॉल्व ही नहीं था, सरकार की तरफ से कोई प्रशासन ही इन्वॉल्व नहीं था, ये बड़ा बेईमानी सी बात लगती है। 40 साल से ये पूरा चल रहा था, तो आप ये भी सोच लीजिए कि आपकी भी सरकार इस बीच में रही है। जवाब दीजिए। 40 साल से कब चल रहा था, आप बताइएगा। 40 साल कब चला था? समय समाप्त हो गया। भाई जी, आपने जो सवाल पूछा, बताइए, पुलिस की रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हमने तो देखी हुई है। सर्वे हुआ था क्या? कोई सर्वे करने के गया था क्या? टाइम्स नाउ का राहुल गांधी जी जो बयान देते हैं वो सर्वे करके देते हैं क्या? जो एजेंसियां कर
हैं उस पर बयान देते हैं, तो इसलिए आक्षेप लगाना बंद करिए। दूसरी बात, नोटिस भी हुआ है और बेदखली का आदेश भी है। दूसरा जवाब, तीसरी बात मैं कहूंगा यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि इस तरह से कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके की चीज चल रही है, जज समझ लेते हैं खुद को आप। बहन जी, यही जो बुर्का मॉडल है आपका ना, जो प्रोटेक्शन मॉडल है, उसी के नाते ऐसे ऐसे अपराधी जन्म लेते हैं कि भाई अपराधियों की भी जाति देख लेंगे, अपराधियों का भी धर्म देख लेंगे, अपराधियों पर जब कार्रवाई होगी तो उसके प्रोटेक्शन में खड़े हो जाएंगे। इसी बुर्के मॉडल के नाते जलालुद्दीन का जन्म होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई हुई है। आपकी सरकार रहती तो आप तो कहते हो धर्म की तरफ देखिए नहीं भाई, आपकी सरकार में तो बहुत सारे लोग थे, आपने कार्रवाई किया नहीं। और चौथी बात मैं कहूंगा, आप देखिए निश्चित तौर पे एक व्यक्ति जो अंगूठी बेचता था और वो 100 करोड़ संपत्ति का लेन देन करता है, यहाँ से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लोनावाला में जमीन लेता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और चौथी बात मैं कहूंगा, वो अखिलेश यादव के पूजा मिश्रा, एक सेकंड, एसएन सिंह जी एक सेकंड रुकिए। पूजा मिश्रा जी एक एक करके बोलिए। पूजा मिश्रा जी एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं, एक एक करके पे बात करें ना। आप जवाब दीजिएगा। आपको पहले मैंने आपको वक्त दिया, अब उनका वक्त है, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल बोल रही हूँ। पूजा जी आप 1 घंटे बोलिए ना, आप बता ही नहीं पा रहे। पूजा मिश्रा जी ऐसे डिबेट नहीं करवाता हूँ मैं। रुक जाइए मैडम, मैडम प्लीज रुक जाइए, एक अपराधी के साथ नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। कर दीजिए, रुक जाइए, आपको मैं फिर से वक्त दूंगा, आप जवाब देना चाहती हैं, आप उंगली उठाइएगा, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, आप फिर बोलिएगा। बोलिए एसएन सिंह। पूजा जी, यही पूछा जा रहा है कि वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी जो जाति धर्म के बंटवारे की राजनीति करती है, जो अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, जो नाम बदलने पे राजनीति करने लगती है, जो जलालुद्दीन छांगुर नाम बदलकर धर्मांतरण करा रहा है, आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उसके साथ क्यों खड़ी? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, ऐसी पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार है कि वो तो कार्रवाई कर रही है। आपकी सरकार रहती तो भाई धर्मांतरण तो आपके सरकार में आज तक का कोई एक बयान दिखा दीजिए कांग्रेस का जो धर्मांतरण के विपक्ष में बोले हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण आपका वोट बैंक है, धर्मांतरण आपका वोट है, इस नाते आप नहीं बोलेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्मांतरण रोकने वाली सरकार बनाई, एक ईमानदार सरकार बनाई, इस नाते जो आपका मॉडल था ना, उस मॉडल को ध्वस्त करते। लेकिन एसएन सिंह जी, वो भाई समाजवादी पार्टी कह रही है जो काम कोर्ट का है वो आप क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आरोपी है तो कोर्ट का आदेश आएगा कि बुलडोजर चले ना चले, आप लोग पहले बुलडोजर चला दे रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी इसमें बैठी नहीं, बयान देकर भाग गई, नहीं तो कोर्ट का ही आदेश है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आपने सुना है, तो उन्होंने कहा कोई गलत हो तो भी मत कार्रवाई करिए, कोई अपराधी हो तो भी मत कार्रवाई करिए, अपराधी हो गलत हो उसको मछली खिलाने का काम करते हो। वही कोर्ट ने आदेश दिया है 2012 में, 2016 में, 2019 में कि अगर सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो अधिकार है सरकार का उसका को खाली कराएगी। अब जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नारा देने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार में कोई भी व्यक्ति जो सरकारी जमीन को कब्जा करेगा, अतिक्रमण करेगा, उस पर कार्रवाई होगी, इसके तहत कार्रवाई हो रही। अब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि अपराधी जलालुद्दीन है। अगर अपराधी नागेश्वर होता तो नहीं दर्द होता। ओके, रुक जाइए, अपराधी जलालुद्दीन है, एक सेकंड, जलालुद्दीन के नाते दर्द हो रहा है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ हैं, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ हैं। गुरु जी ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को दिक्कत इसलिए हो रही है कि नाम जलालुद्दीन है, अगर कोई और होता तो दिक्कत नहीं होती? देखिए, एक बात आपको बताएं कि जो अपराध करे और अपराधी का पता कब चलता है, 40 साल से कर रहा है, 40 साल से करने के कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको क्षमा कर दिया जाए। अगर नाक के नीचे कार्य हो रहा है, 40 साल से हो रहा है और आज उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उसको छोड़ देना नहीं है। दूसरी बात ये है कि सभी पार्टियों के लोगों से मैं कहता हूं कि जो भी अपराधी हो उसके खिलाफ दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वहां बुलडोजर चलना चाहिए और उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करना चाहिए। बड़ा दिल करके कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, सबको उसका समर्थन करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसा कार्य करने से बाज आए और फिर वो सोचे कि अगर उसके साथ ये हुआ है तो मेरे साथ भी ये होगा। मुझे लगता है अगर इस नीति से राजनीति की जाएगी तो ऐसे लोग जो हैं, जो समाज को कुत्सित करने का प्रयास कर रहे हैं और इतने छद्म वेश बना करके, पहली बात उसको बाबा नहीं कहना चाहिए, बाबा अपना नाम उसने लगा करके और लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया है। तो किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, वो चाहे छांगुर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम, जो भी गलत करे
उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे समाज के लिए नजीर बने कि आने वाले समय में कोई ऐसा कदम न उठा सके। फजील अहमद। देखिए विद्यानाथ झा जी, बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं। ये धर्मांतरण करते रहे और राजेंद्र पाल गौतम 5 करोड़ हिंदू को बुद्धिस्ट बना दिए। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुमित रतन भंते जी ने 20 लाख हिंदुओं को बुद्धिस्ट बना दिया। धर्मांतरण गुनाह नहीं है फाजिल अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं? धर्मांतरण गुनाह नहीं है, जबरन धर्मांतरण गुनाह है, बहला फुसलाकर धर्मांतरण करना गुनाह है। और जलालुद्दीन वो कर रहा था जो गुनाह है, जिसकी इजाजत हमारा संविधान हमको नहीं देता है, हमारा कानून हमको नहीं देता है। फाजिल अहमद की आवाज ही चली गई, उनके पास मैं लौट कर जाऊंगा। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज जी, क्या सिर्फ इसलिए जलालुद्दीन को माफ कर देना चाहिए कि वो मुसलमान है? और आप लोगों को भी लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार इसलिए बुलडोजर एक्शन कर रही है क्योंकि वो मुसलमान है? देखिए, बात एक एक्शन से नहीं होती है, पूरे टोटल जब हम देखते हैं उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। एक्शन हो वो ठीक है। और अभी जो कह रहे थे 40 साल 50 साल, सवाल ये है कि एक फर्जी डॉक्टर अगर निकले 40 साल बाद, तो जो डिग्री देने वाला है, क्या उस डिग्री देने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 40 साल से अगर गलत हो रहा था तो इसकी जिम्मेदार तो सरकारें भी हैं। और 8 साल तो 9 साल तो योगी सरकार को भी हो गया। कहां थे ये योगी सरकार? कहां थी? क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की? ये धर्म के नाम पे, धर्म के आड़ पे और हिंदू पोलराइजेशन और हिंदू अपीसमेंट के नाम पे जो राजनीति हो रही है, ये गलत है। कार्रवाई, भाई कोई क्रिमिनल है, अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस में कोई है तो कौन उसकी मुखालफत करता है? लेकिन आप हिंदू अपीसमेंट के नाम पे, आप हिंदू पोलराइजेशन के लिए चुनाव आ गया तो इसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, तो कोई सवाल उठाएगा? और क्यों सवाल न उठाया जाए? क्यों सवाल न उठाया जाए? आप बताइए, कहां धर्म परिवर्तन हो? कौन जबरदस्त? इस्लाम तो इसके लिए इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ऐसा, एक मिनट, इस्लाम तो ऐसा है कि मिसाल तौर पर मैं, एक मिनट, अरे रुक जाइए आचार्य जी, 1 मिनट। देखिए, जैसे मैं मुसलमान हूं, सुनिए, मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, जगत गुरु जी। और नेटवर्क में मुझे लग रहा है दिक्कत है। मुमताज जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि है। फाजिल अहमद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, फाजिल अहमद आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आपको लग रहा है कि ये मुसलमान है जलालुद्दीन, इसलिए इस पर योगी सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है? अब्दुल करीम टुंडा को जब ये लोग पकड़े थे तो कह रहे थे कि इंटरनेशनल आतंकवादी है। अब तो 10 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। अदालत ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही थी। अब क्या उसका जवाब देंगे ये? कोई भी मुसलमान पैसे वाला इनको दिखता है, ये उसको धर्मांतरण का कानून लगा के उसका घर तोड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं। ये चाहते हैं कि गरीब जो है मुसलमान पंचरे बनाता रहे। उसके अभी ये शरीफ नाम का एक धर्मांतरण का एक मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया था। जब उसकी जांच हुई तो मालूम चला कि तो खानदानी संघी मुसलमान है, आरएसएस से जुड़ा हुआ मुसलमान है। जब इनको मालूम हुआ कि आरएसएस से जुड़ा हुआ मुसलमान है, उसके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दिए। तो जैसे ही किसी मुसलमान को ये लोग पैसे वाला देखते हैं, साधन संपन्न देखते हैं, उसके पीछे धर्मांतरण का कानून, तो फेरा का कानून, तो कोई ना कोई कानून लगा करके उसको तो घर तोड़ने का, उसको परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इवन अगर जीएसटी कमिश्नर भी जाता है ना किसी बाजार में सर्वे करने, तो खाली मुसलमानों की दुकानों को देख देख के सर्वे करके उनको परेशान करता है। फाजिल अहमद, इस तरह करने से कुछ होने वाला नहीं है। बोलने से पहले मुसलमान चाहे फाजिल अहमद, आपको ये बोलने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस का बयान सुनना चाहिए था, और 3 दिन में जो खुलासे किए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, एसटीएफ ने, उसको आपको सुनना चाहिए था। सिर्फ कोई व्यक्ति मुसलमान है इसलिए आप ये कहेंगे कि पूरे मुसलमान समाज को परेशान किया जा रहा है, आप उसके जुर्म, उसके अपराध को नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप तय करके बैठे हैं कि भाई अगर मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराध कर ले, नहीं सही है, आपको उसको डिपेंड करना है। मैंने आपको नहीं, अभी आपको पुलिस ने ही कहा था, सुनिए, पुलिस की ही रिपोर्ट थी कि अब्दुल करीम टुंडा आतंकवादी है, बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से।
हम तो दो प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के साथ मैंने काम किया है। दो प्रधानमंत्रियों के साथ पिछले 25-30 साल से मेरा राजनीतिक अनुभव है। मैंने तो बहुत पुलिस की रिपोर्ट दिखी जहां बाइज्जत बरी हो गए लोग। पुलिस ने कहा कि आतंकवादी है, गुंडा है, 26, 40 केसेस लगा के उसको जेल में डाल दिया, सारे केसेस से बरी हो गया। तो पुलिस की रिपोर्ट को तो सरकार की रिपोर्ट मानिए, सरकार जैसा चाहती है पुलिस वैसे ही रिपोर्ट लगा देती है। यदि पुलिस इतनी अच्छी होती तो लगातार सुप्रीम कोर्ट पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है, सारी अदालतें कटघरे में खड़ी करती हैं। पुलिस को हम नहीं मानते। पुलिस सरकार की पिट्ठू होती है, तोता होती है, जो सरकार चाहती है वही पुलिस करती है। ठीक है, फिर तो आप जब पुलिस को नहीं मानते तो कानून को भी नहीं मानते होंगे, फिर संविधान को भी नहीं मानते होंगे, फिर तो आपकी पुलिसिंग भी आपकी, संविधान भी आपका और कोर्ट भी आपका। आपके हिसाब से फैसला आ जाए तो सब सही है, और नहीं तो आप पुलिस को नहीं मानेंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे और संविधान को भी नहीं मानेंगे। सूर्य मैथिल, जब सरकार में है आप, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। अरे इनको चुप कराइए, फाजिल अहमद जी को जरा इनके बीच में नहीं बोला। ये अब्दुल करीम टुंडा के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, 1993 का बम ब्लास्ट का दोषी। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि अब्दुल करीम टुंडा किस आधार पर बरी हुआ, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि अब्दुल करीम टुंडा के जो दाएं और बाएं हाथ थे, इरफान और दूसरा हनीफुद्दीन, उनको क्या सजा हुई? आजीवन कारावास की। और अब्दुल करीम टुंडा की आयु को देखते हुए, उसकी बीमारियों को देखते हुए, और वो जितने दिन जेल में रह लिया, इस आधार पे उसको कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया। सुनो, अब चिल्लाओ मत। दूसरी चीज, ये सारे के सारे खड़े हो गए, मौलाना हाजी जलालुद्दीन छांगूर जो है, वो जो धर्मांतरण का एक, वही कानून है क्या? मैं ये कहूं कि घिनौना कार्य जो कर रहे थे, यदि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, बाबा की पुलिस ने पकड़ा, तो सबके पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस के शासन में फला फूला, समाजवादी पार्टी के शासन में फला फूला, बसपा के शासन में फला फूला, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसकी गर्दन जो है वो कानून के हाथ में आ गई। और ये जो चिल्ला रही थी अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कि कानून से होना चाहिए था, तो ये कानून सम्मत हुआ। अभी तो कोर्ट में फैसला होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अदालत में कि मामला आपको आने किसी भी अवैध निर्माण को हटाना है, अदालत में मामला आने पहले 15 दिन पहले आप नोटिस दीजिए। लेकिन इनको ये तो नहीं पता कि पुलिस ने नोटिस दिया नहीं दिया उस अवैध, उस पे ये लगे हैं उसको बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी का चेहरा तो देखिए कितना उतर गया है, क्योंकि इनका एक साथी जो जलालुद्दीन है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं विद्यानाथ जी, आप कुछ जानते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की जिला यूनिट के साथ कार्य कर रहा था। कोई पुलिस समाजवादी पार्टी के नोटिस कंसर्न अथॉरिटी देती है, एसडीएम देता है, संपत्ति भी है। ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, आगे की जानकारी में सब निकल के आएगा। फिर कल रात को आपने रिपोर्ट देखी होगी 5 जनने की, उसमें ये छपा है। और यहां बैठकर फजील अहमद कह रहे हैं ना, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। मैंने भी 2 राज्यपालों के संग काम कर लिया है, 3 मुख्यमंत्रियों के संग काम किया है। मेरी माताजी ने एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संग काम किया है। समझ में आया? हमें पता है किस प्रकार से प्रशासन काम करता है। और आज तो जो पुलिस की गर्दन, पुलिस के हाथ गर्दन तक पहुंचे हैं, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये कोई थोड़ी ना पूछने के लिए आप लोगों को बैठा हुआ है। आपने क्या किया, फाजिल अहमद ने क्या किया, ये देखने और सुनने के लिए कोई थोड़ा ना बैठा हुआ है। फाजिल अहमद, मैं तो अपने अनुभव की बात कर, इनकी सूर्य मैथिल, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप अपना अनुभव गिनवा दीजिए। तो उसका श्रेय इनको दे दिया जाना। मैंने ये कहा ना, मैंने ये कहा आपको कि मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए क्या? मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए क्या? मुमताज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निकाल के पुलिस आवाज आ रही है? मुमताज जी, क्यों पेट में दर्द हो जाता है? कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो अपराधी है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, दर्द पेट में क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मुल्जिम और मुजरिम में फर्क है। जहाँ साहब आप भी जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, कि मुल्जिम और मुजरिम में क्या जुर्म साबित हो गया, क्या पता चल गया? ये इतना चीख चिल्ला रहे हैं। और धर्म परिवर्तन और जबरन, कहाँ जबरन हो रहा है? कौन जबरन कर रहा है और क्यों करेगा? इस्लाम तो जबरदस्ती सिखाता ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में किसी किस्म का जबर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन आप देखें ना, कुरान कह रहा है। तो इसलिए ये मैथिली जैसे लोग ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये डब्बा गोल है इनका, ये डब्बा गोल है। ये सिर्फ हिंदूवादी
और वो बातों को बिना वजह बढ़ाते हैं, हिंदू पोलराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के पास तो कोई काम ही नहीं। सर जैसे ही इलेक्शन आया हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया, जैसे ही अरे भाई काम किया हो ना, क्या विकास किया है वो बताओ। सरकार ने, योगी सरकार ने क्या काम किया हमें वो बताइए। कितना रोजगार दिया, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे मैथिल उस पे बोलो, उत्तर प्रदेश प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पे नहीं बोल रहे हो, रोजगारी पे नहीं बोल रहे हो, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। आप जो है धर्म पे बोल रहे हो, मजहब की आड़ में आप छिप जाते हो, हिंदू मुस्लिम में छिप जाते हो। अरे जो गलत है तो कोर्ट अदालत सजा देगी, हम ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? एक मिनट रुकिए, अदालत सजा देगी तो कोर्ट सजा देगी तो आप क्यों फैसला सुना रहे हैं? मुमताज आलम रिजवी जी, अभी कोर्ट को फैसला देना है, कोर्ट का फैसला आना है, किसने क्या किया है ये इन्वेस्टिगेशन होना है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी दूसरी तरफ बैठकर तो ये फैसला सुना रहे हैं ना कि भाई वो अपराधी है ही नहीं, धर्मांतरण होता ही नहीं है। मुमताज भाई आप भी तो कह रहे हैं ना कि धर्मांतरण होता ही नहीं है। जो आदमी 40 साल से धर्मांतरण में लगा हुआ है, जिस पर यह आरोप है कि 100 करोड़ रुपए को इधर से उधर कर दिया उसने, उसको आप डिफेंड करने के लिए मुमताज भाई बैठे हुए हैं। मुझे हैरानी होती है कि आप लोग अपनी कम्युनिटी को खुद ही सेव नहीं करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप कह रहे हैं कि भाई कानूनी है या गैर कानूनी है, इसके लिए मैं अपने सहयोगी विनोद मिश्रा के पास चलता हूं। विनोद मिश्रा बताइए, ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या सुबह होते ही बुलडोजर पहुंच गया था और मकान को तोड़ना शुरू कर दिया गया था, या इससे पहले जो कानूनी तौर तरीके होते हैं वो पहले स्टेप्स लिए गए थे? विनोद आवाज आ रही है आपको मेरी? विनोद आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? लेकिन देखिए विनोद मिश्रा जहां पर खड़े हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है। और यही नहीं, आपको बता दें कि योगी प्रशासन ने 2 और बुलडोजर भेजे हैं जलालुद्दीन के ठिकानों पर। 7 बुलडोजर इस वक्त भेजे गए हैं। आज शाम तक उसके जो अवैध कब्जे वाले जितनी भी जमीन है, उस पर बनी हुई इमारतें हैं, उसको जमींदोज करने का फैसला लिया गया है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, ये जो एक्शन हो रहा है, क्या ये इलीगल एक्शन है? क्या एक्शन से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी? और जो आरोप लग रहे हैं जलालुद्दीन पर, उन आरोपों में कितना दम है? अभी तक जो जांच एजेंसियों ने पता किया है, क्या क्या सबूत मिले हैं, जरा बताइए। देखिए विद्या, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, उससे पहले एक बार तस्वीरें दिखाता हूं आपको। पहले शुरुआत जब हुई थी 10:30 बजे, तब 3 बुलडोजर से एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है वो 7 बुलडोजर हो गए। देखिए आप किस तरीके से लगातार यहाँ पे चारों तरफ बुलडोजर जो है वो लगे हुए हैं और आधे हिस्से को लगभग गिरा दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि देर शाम तक जो है पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है उसको बुलडोज किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि क्या ये अवैध है, दरअसल राजस्व विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की थी। जांच के बाद बकायदा यहाँ पे रेड जो क्रॉस निशान होते हैं वो लगाए गए थे। कोर्ट प्रशासन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास गई, वहां से बकायदा ऑर्डर लिया, उसकी कॉपी चिपकाई गई थी यहाँ पर। और उसके बाद आज जो प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचा और 7 बुलडोजर लगाकर अब इसे बुलडोज करने की कवायद की जा रही है। ये वो एक्शन है जो कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन यहाँ बलरामपुर में ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जलालुद्दीन जो है वो इस वक्त जो है जेसी में है, जुडिशल कस्टडी में है। पुलिस तैयारी कर रही है उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की, क्योंकि इसके खिलाफ 16 से ज्यादा मामले जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे। बाकायदा जो विक्टिम्स थे उन्होंने एफआईआर कराई थी। उस एफआईआर के आधार पर ही पुलिस ने जांच शुरू की और एसटीएफ ने पूरे मामले में एफआईआर कराया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई है, पुलिस ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया है। जो विक्टिम्स है, जो लड़कियां, ये बताइए जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? दबाव डालता था ये बुलडोजर एक्शन, एफआईआर हुई है विनोद, ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको क्लियर कर दूं, ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ बुलडोजर एक्शन आप दिख रहा है और दूसरी तरफ एक बिल्डिंग और दिख रही है। ये भी उसी जलालुद्दीन की बिल्डिंग है। ये बिल्कुल साबुत ऐसी ही खड़ी है, इसी बाउंड्री वॉल के अंदर है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, इसके डॉक्यूमेंट हैं। जबकि ये जो हिस्सा है ये इलीगल था, तालाब की जमीन थी
जिसको इसने अपने बाउंड्री के अंदर किया और उस पर इस तरह के निर्माण किया, हॉल का निर्माण कराया था यहाँ पे, जहाँ से बाहरी लोग आते थे, रुकते थे और धर्मांतरण का जो खेल था पूरा यहाँ से रैकेट चलता था, इसीलिए इसे अवैध माना गया। ठीक है, ओके विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। जो अपडेट हो वो आप बताते रहिएगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। पूजा मिश्रा, सुन लिया आपने? फाजिल अहमद, सुन लिया आपने, ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है? देखिए, तालाब की जमीन कहाँ लिखा है इस कानून में? धर्मांतरण कानून जब पास हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस कानून में तो कहीं ये बात नहीं लिखी है कि यदि दोषी पाए जाएंगे तो उनका घर तोड़ दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई जो है कैसे हो रही है? और जब गांव के तो हमारे रिपोर्टर ने बताया, विनोद मिश्रा ने बताया, ये तो देवरिया के अंदर एक ही परिवार के 4 ब्राह्मणों, सुनिए ना, पूरा आप बीच में टोक देते हैं। देवरिया में एक ही ब्राह्मण परिवार के 4 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, वहां भी बुलडोजर गया था, उसको भी अवैध निर्माण कहा गया था। गिरा पाया आज तक बुलडोजर चला? वहां पे नहीं चल पाएगा ना, वहां नहीं, वहां तो आज तक बुलडोजर खड़ा है, उसका बैटरी तेल सब खत्म हो गया। ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, आपको भी अच्छी तरह पता है अंदर के खाने में क्या चल रहा है। राजनीति कोई बच्चा थोड़े पूरा देश विद्यानाथ जी, दरअसल ये लोग बाबरी और बुखारी को मानने वाले हैं, ये तो मानेंगे नहीं। इनसे बताइए, अब फजील साहब सुन लीजिए, आपने, मैं 4 चीज बताता हूँ। सरकारी जमीन पर कोठी बनी है, नोटिस भी छपा हुआ है और बेदखली का आदेश भी है, बता देते हैं हम, आपके बीच में बोला नहीं। सुनिए, दरअसल होता क्या विद्यानाथ जी ना, ये कह रहे थे, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे मुमताज जी की धर्मांतरण होता नहीं। अरे गजनी हो, गाजी हो, फजील हो या मुमताज हो, सबका यही काम है कि धर्मांतरण कराना। आज हमारे जो फजील भाई हैं, आज जो हमारे मुमताज भाई, इनका धर्मांतरण नहीं हुआ तो परदादा के पिताजी का नाम तो हिंदू ही था, वो किस कारण से हुआ? दरअसल अगर फजील और मुमताज बन जाएंगे धर्मांतरण के बाद तो वही काम करेंगे जो गाजी ने किया, जो गजनी ने किया, उसके साथ खड़े होने का कार्य करेंगे। एक बार भी नहीं कर रहे हैं कि गलत कार्य उसने किया, उसने धर्मांतरण कराया, उसने बहन बेटियों की इज्जत को तार-तार किया, उसने उनका रेट लगाया, और समाजवादी पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस के लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, अभी आप तो बहनों का रेट लगा रहे हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अगर भूमिहार है तो उसका 20 लाख करे, अगर वो दलित है तो उसका 10 लाख करे, अगर ओबीसी है तो 15 लाख, इसमें मुस्लिम तो आ नहीं रहे। एक सेकंड, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आप हमको गाली, एसएन सिंह जी, हम लोग कभी भी 1 मिनट रुक जाइए। फासिल अहमद, पूछिए, आप कभी भी हिंदू रहे हैं नहीं रहे हैं, ये आप पता कर लीजिए, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है आप पर। आप आज मुसलमान हैं, लोग आपको आज मुसलमान के तौर पर देखते हैं, मुसलमान के तौर पर ही मानते हैं, और आप आजाद हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं रहते हैं कि जबरदस्ती आपको बोला जाएगा कि हिंदू होते हुए भी इस्लाम को फॉलो करो। आप टेंशन मत लीजिए, आप हिंदुस्तान में हैं, आप सुरक्षित देश में हैं, सुरक्षित हाथों में, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसएन सिंह जी, सवाल, 1 सेकंड रुक जाइए सर, हिंदू का के फाजिल अहमद रुक जाइए, हमारा अपमान कर रहे, हमको गाली दे रहे। हिंदू हमारे लिए गाली का शब्द है। हिंदू गाली है आपके लिए? हिंदू गाली है आपके लिए? जी बिल्कुल गाली है, हमारा अपमान है। हम हिंदू, बिल्कुल, हम लोग कभी हिंदू, हमारे डीएनए में हिंदू नहीं है, हम लोग दलित से मुसलमान हुए हैं। ठीक है, हम लोग दलित, अगली बार बोलेंगे एसएन सिंह जी तो पहले डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेके आ जाइएगा, फिर उनको दिखा दीजिएगा। लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि आपका डीएनए रिपोर्ट क्या है। रुक जाइए 1 सेकंड, फाजिल अहमद, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और मुझे लगता है देश को दिलचस्पी है इस बात में कि फाजिल अहमद की डीएनए रिपोर्ट क्या है। एसएन सिंह जी, जवाब इस मुद्दे पर दीजिए कि भाई बुलडोजर एक्शन आप लोग क्यों शुरू कर देते हैं? मामला जब कोर्ट में चलता है, मामला जब इन्वेस्टिगेशन में है, तो आप लोग बुलडोजर एक्शन क्यों करते हैं? रुक जाइए फाजिल अहमद। विद्यानाथ जी, पहले तो फजील जी को बोल दीजिए कि दलित भी हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं, भारत ही हिंदू है, ठीक है। तीसरी बात मैं आता हूं कि हम कार्रवाई इसलिए करते हैं कि कोर्ट का एक आदेश है, चाहे कहीं पे भी, गोरखपुर में जहां के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले हैं, वो मठ से थोड़ी दूर पर जो है चौरी चौरा एक जगह है, चौरी चौरा में 500 लोगों ने सरकारी जमीन पर वन विभाग की जमीन को कब्जा कर लिया था, उसको खाली कराने का कार्य किया। लेकिन फजील और मुमताज को इसलिए दिक्कत होती है जब अतीक अहमद पे कार्रवाई होती है, जब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है, जब इनके धर्म वालों पे कार्रवाई होती है तो उसको धर्म से जोड़ते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक विशेष धर्म के लोग, मैंने कहा, चाहे वो गाजी हो चाहे गजनी हो, वो सिर्फ धर्म के साथ खड़े होते हैं, कर्म के साथ नहीं खड़े होते हैं। आप कह दीजिए कि जलालुद्दीन ने बुरा कर्म किया, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और मैं डंके के चोट पे आकर
कराओ, लिख लीजिए। सरकारी जमीन पर कोठी बनी है, उसका नोटिस भी हुआ है, उसकी बेदखली का आदेश है, और सरकार के अदालत आदेश छोड़ देगी तो आप क्या करेंगे? उसका घर बना के देंगे। करिए। नहीं तो विद्यानाथ जी, इनको जाना चाहिए ना कोर्ट में कि उत्तर प्रदेश सरकार अदालत का अरे अदालत छोड़ देगी नहीं छोड़ देगी, उससे ये तय तोड़ना हो जाएगा कि उसने अवैध जमीन पर घर बनाया हुआ है कि वैध जमीन पर घर बनाया। प्रशासन का कहना है कि अवैध जमीन पर घर बनाया हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है, आरोपी है किसी मामले में, हमको पता चल गया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, पता लग गया कि उसकी जमीन अवैध है, नहीं होता है, वो अवैध जमीन है, अवैध घर है, उसको तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता एक सेकंड हम रुक जाइए, देना चाहिए था। जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, अरे रुक जाइए, अभी आप पुलिस को नहीं मान रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट पर चले गए। फाजिल अहमद, ये तय तो कर लीजिए कि पुलिस को मानेंगे तो ही सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पुलिस को नहीं मानती, पुलिस को नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे मान लेंगे आप? रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, सर वो हिस्सा है, अंग है, 4 स्तंभ है, बाबा साहब का संविधान चलेगा, कार्यपालिका न्यायपालिका, समझिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक पिलर को नहीं मानूंगा दूसरे को मानूंगा। अरे जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, ये एक सेकंड रुक जाइए फाजिल अहमद, अब पर्सनल मत हुआ कीजिए। लोकतंत्र का, मीडिया का क्या हाल बना दिया आप लोगों ने? आपने क्या हाल बना दिया अपनी कम्युनिटी का, ये देखिए आपने क्या हाल बना दिया अपनी कम्युनिटी का। आप लोग डिफेंड उस व्यक्ति को करने लग जाते हैं जो आपकी कम्युनिटी को बदनाम करता है, को हिला दिए आप लोग उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं, मिसाइल बना दिए। हम लोग तो इस देश के भाई, उनको पूछा जाता है इस देश में, वो आइकन है इस देश के जिन्होंने मिसाइल बना दिया, सेना में है हम लोग, वो आइकन है इस देश के जिन्होंने मिसाइल बना दिया। लेकिन आपके जैसे लोग जो जलालुद्दीन को डिफेंड करेंगे वो आइकन नहीं हो सकते हैं। गर्व है, गर्व आपको गर्व है तो पूरे देश को भी गर्व है, लेकिन आप पर भी गर्व हो ऐसा कुछ काम कीजिए। फाजिल अहमद, रुक जाइए। जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, सर जी मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सेकंड रुक जाइए। फाजिल अहमद कह रहे हैं कि भाई, और मुमताज आलम कह रहे हैं कि मुसलमान तो धर्मांतरण करवा ही नहीं सकता है, ये धर्म अलाउड ही नहीं करता है। फिर ये लोग जो पकड़े जाते हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं, क्या इनको झूठ मूठ में पकड़ लिया जा रहा है? इनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि मुसलमान हैं, एक धर्म विशेष से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो आतंकवाद है, क्या ये आपके इस्लाम में माना जाता है क्या? ये भी तो नहीं माना जाता है ना। इस्लाम नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आतंकवादी होकर के आप किसी का खून बहाइए। नहीं माना जाता है ना। कहा कि आतंकवाद माना जाता है, मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं माना जाता है ना। किसने किया था? अरे मेरी बात सुनिए ना पहले। कर दिया महाबली बाली की हत्या किसने कर दी? अरे बात तो सुनोगे पहले। किसने गर्दन क्यों काट दिया? अरे सुन लो बात पहले। किसने गर्दन क्यों काटा? वो अरे बात तो सुनो। शिशुपाल अपने सगे फुफेरे भाई का गर्दन भगवान किसने काटा? वो क्या था? मेरी बात सुनिए। इसी का वध कर दिया, वो क्या था? अरे आप जैसे लोग महाबली बाली की हत्या क्यों की? ये सब आतंकवाद नहीं है क्या? सुनिए ना, ये सब आतंकवाद नहीं है। मुस्लिम आतंकवादी आप देखते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में कम्युनिटी ने इस बात को मान लिया है। आपका धर्म नहीं कहलाता ना, मुस्लिम धर्म नहीं कहता कि आतंकवादी बनिए। में 181 जवान शहीद हो गए। मुस्लिम नहीं कहता कि आतंकवादी बनिए। जवान शहीद हो गए, वो सुनिए मेरी बात, मुस्लिम नहीं कहता आतंकवादी बनिए, फिर भी सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। नक्सलिया सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। मुस्लिम में न लिखने के बाद भी, इस्लाम के न कहने के बाद भी अगर लोग मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो अगर आपके यहाँ नहीं लिखा है कि धर्मांतरण किया जाए, फिर भी धर्मांतरण क्यों करा जा रहा है? ऐसे लोग धर्मांतरण कराते हैं और इस्लाम उनके साथ खड़ा होता है। जब सरकार कार्रवाई करती है तो आप जैसे लोगों के पेट में दर्द होता है, और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लिखा नहीं है, हमारे यहाँ इस्लाम ये नहीं कहता कि धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। आतंकवाद आप फैलाएंगे, आतंकवादी मुस्लिम होंगे, पूरी दुनिया में खून बहाएंगे, और आप बाद में जब आकर के डिफेंस करेंगे तो कहेंगे हमारे इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है कि इस्लाम किसी का खून बहाने का कार्य करता है। खून बहाने का काम इस्लाम नहीं करता। पूरे देश में फिर आतंकवादी है, आप उसका सम्मान करेंगे क्या? आप कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। उसी प्रकार धर्मांतरण आपके यहाँ नहीं लिखा है कि इस्लाम में धर्मांतरण नहीं होता है, और फिर भी ये धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई करती है तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। आपको बुरा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आप एक बार भी नहीं कह पा रहे हैं कि ये बात गलत है और ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सत्य को सत्य कहने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से काम भी कर बैठे हुए हैं कि हम इनके साथ काम किए, हम उनके साथ काम किए हैं। एक वाक्य में नहीं कह पा रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना कहने में आपके पेट में दर्द रहा। पूरी दुनिया संबूकबद आपको याद आ गया, धर्मराज बाली आपको
याद आ गया, दलित आपको याद आ गया। एक शब्द कहने में आपके पेट में दर्द हो रहा है, उसको आपके मुख से नहीं निकल रहा है कि उसको कह दीजिए केवल कि हाँ ये गलत हुआ है, उसने धर्मांतरण कराया और धर्मांतरण के अवैध पैसे सुने, हम तो कह रहे भैया, हम तो कह रहे हैं कि यादव जी की चुटिया मुड़ा के मुंह कहने के लिए आप तैयार नहीं है। हम तो कह रहे हैं इतिहास आपको पता है, भूगोल आपको पता है, और जब से डिबेट में बैठे तो इतना ज्ञान हो गया आपको, लेकिन एक शब्द में नहीं कह पा रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, और आपने कहा हमारी बात कि इस्लाम इजाजत नहीं, कुतर्क लगती है। आपने अगर कहा कि इस्लाम इजाजत नहीं देता आतंक फैलाने की, आपने कहा कि इस्लाम धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि ये आतंकवाद या धर्मांतरण की इजाजत इस्लाम नहीं देता, उस पर अगर राम दिनेशाचार्य जी आपसे सवाल पूछ दे रहे हैं तो आप बगले झांक रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। बाकी सबका ज्ञान है इनके पास, उसका ज्ञान नहीं है। आतंकवादी अरे भाई मैं कह रहा हूं, अगर दूसरी कम्युनिटी में कोई आतंकवादी हो जाएगा, अगर आपका पड़ोसी आतंकवादी हो जाएगा तो आप कहेंगे कि आपको भी अधिकार मिल जाएगा। आपका पड़ोसी अगर आतंकवादी हो जाएगा तो आप कहेंगे कि आपको भी अधिकार मिल जाता है आतंकवादी बनने का। ये कैसी बात है फजील अहमद? इसको कुतर्क कहते हैं, इसको कुतर्क कहते हैं फजील अहमद। पूजा मिश्रा जी, आप गलत मान रही हैं, जलालुद्दीन के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसको आप गलत मान रही हैं। पुल गिरा रहा है, एक सेकंड रुकिए। और आपको भी लग रहा है कि जलालुद्दीन ने धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट चला रखा था वो सब फर्जी है? वो टीचर बन के धर्मांतरण करा रहा है। विद्यानाथ जी, वो जो रैकेट चला रखा था वो तो इलीगल ही है। इलीगल कार्य चल रहा है उसके अगेंस्ट में जजमेंट आना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। आवाज को कम कर दीजिए। देखिए कि जो है जो विद्यानाथ जी यही चलता चला ही आ रहा है। अभी आपको पता है कि नहीं पता है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पे तालाब की जमीन पर पुलिस स्टेशन बन गया और तो बुलडोजर जा करके जो है पुलिस स्टेशन तोड़ रही है। यहाँ पे अतीक अहमद के नाम पे न जाने कितने घर तोड़े गए थे। बाद में हाई कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि 10-10 लाख रुपए जो है सबको दिया जाएगा। और यही करना चाह रहे हैं कि हम जो है जजमेंट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नेंस का कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है कोई घटनाक्रम हो जाएगा उसके बाद में हम आएंगे साउथ इंडियन हीरो की तरीके से बोलेंगे कि एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बेटी को ले जाया जाता है दिल्ली से ले जाया जाता है केरला, और केरला से बेच दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिक का लंबा चल रहा होता है, सरकार के कानों कान तक खबर नहीं पहुंचती है, प्रशासन के कानों कान तक खबर पहुंचती है। उसके बाद में जो जब बच्ची खुद भाग करके आ जाती है, खुद छोड़ करके आती है, तब पता चलता है इनको पता चलने के बाद में इनको यही नहीं पता है कि इनका कार्यभार जजमेंट नहीं है। जब कहीं पे क्राइम हो गया तो वहाँ पे जुरिडिक्शन आ गया। आपका काम है जो है गवर्नेंस करना, क्राइम को कम करना, ना कि आप जजमेंट करने लग जाएंगे, आप जजमेंट करने लगेंगे। पूजा जी, आप 10 सवाल उठाइए और आप सवाल उठाइए ही, क्योंकि आपका काम है, आप विपक्ष में बैठी हुई हैं, ये आपका काम है कि आप सरकार पर सवाल उठाएं, सरकार से सवाल करें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी सामने रखें। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका भी तो जवाब दीजिए कि जलालुद्दीन के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो आपको लग रहा है कि गलत है? भाई उसको लेकर के जाइए, जेल में रखिए, उसके अगेंस्ट में चले ट्रायल। आप उठाइए राजेश उपाध्याय को ढूंढिए, आप उठाइए राजेश उपाध्याय की नहीं, लेकिन अगर उसके अवैध जमीन पर बने हुए मकान को गिरा दिया जा रहा है तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? अवैध जमीन अगर साबित हो जाती है तो उस पर भी कार्रवाई तो भाई आपने अपना फोन बंद कर लिया था, लेकिन आपने अपना नेट, आपने अपना इंटरनेट बंद कर लिया था, ऑफ हो गई थी। पैसे कहाँ से आते हैं मैडम? रुक तो जाइए, आप ऑफलाइन हो गई थी, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने पूरी जानकारी दी है, बताया है कि ये 2 मकान, अगर विनोद मिश्रा मर जाते हैं तो एक बार फिर से उनको जोड़िए। उन्होंने बताया है कि देखिए एक तरफ वो मकान दिखाई दे रहा है जहां पर बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ उसके बगल में एक और मकान है जो वैध है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, ये अवैध है इसलिए इस पर बुलडोजर चल रहा है। वैध पे ना चले, वैध पे ना चले, ये तो हम कह ही रहे हैं। हम कह रहे जो लोग तो फिर दिक्कत क्या है? ये कहना कि सरकार एक्शन लेने लग जाती, सरकार का काम थोड़े ना है, ये तो जुरिडिक्शन का काम है। पता लग जाएगा, मैं कह रहा हूँ अगर पता लग जाएगा, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कि पता लग जाएगा, होता रहेगा। सुनिए तो सही, एक बात बोली थी मैं, एक बात पता लग जाएगा कि सूर्या मैथिल किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व हैं तो उनकी कुंडली खंगाली जाएगी, और कुंडली खंगाली जाएगी तो पता चलेगा कि कहाँ लीगल है कहाँ इलीगल है, फिर सरकार उन पर एक्शन लेगी। तभी आप लोगों के पेट में दर्द होगा क्या, या सिर्फ जलालुद्दीन पर एक्शन हो रहा है तो दर्द हो रहा है? कल मैंने इनके साथ में डिबेट किया था, तब तो बीजेपी नेता थे, आज ये राजनीतिक विश्लेषक हो रखे हुए हैं। अब समझ में नहीं आता है कि कब बीजेपी नेता बन जाते हैं। नहीं, वो उसी आइडियोलॉजी से आते हैं, वो उसी आइडियोलॉजी से आते हैं, इसलिए आपका पक्ष कभी नहीं रखते। ये करिए इन्वेस्टिगेशन,
कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, कि मतलब एक राजनीतिक विश्लेषक है कि भाजपा नेता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लिख देते हैं दोनों लोग भाजपा नेता। उससे क्या फर्क पड़ता है? आज आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, कल अगर महासचिव हो जाएंगी तो आपके नाम क्या है? महासचिव लिखा जाएगा। और अगर पार्टी किसी पद पर नहीं रखेगी तो सिर्फ आपके नाम के सामने समाजवादी नेता लिखा जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जिसका पक्ष रख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। कल भी वो बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे, आज भी वो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। कल भी वो सनातनियों की तरफ से बोल रहे थे, आज भी सनातनियों की तरफ से बोल रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, क्या फर्क पड़ता है इससे? उनकी आइडियोलॉजी तो क्लियर है ना मैडम, उनकी आइडियोलॉजी क्लियर है। अब जगत गुरु राम वीरेशाचार्य जी क्लियर कर देता हूँ, भगवा पहनकर बैठे हैं, जगत गुरु हैं। वो अपना पक्ष आज वो सनातन की तरफ से रख रहे हैं, कल उनका मन करेगा आपकी तरफ से भी अपना पक्ष रख सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि भाई क्लियर कर लीजिए, पहले सर्टिफिकेट लेकर आइए। ऐसे थोड़ा ना होता है पूजा जी। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के पेट में सिर्फ दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आरोपी है, जिसको पकड़ा गया है, उसका नाम जलालुद्दीन है। क्या बात कर रहे हैं? नाम से क्या लेना देना? उसके साथ में जो काम कर रहे हैं उसका नाम तो नीतू है, जो उसके कैसे नहीं, नसरीन है उसका नाम नसरीन है। भाई सुन लीजिए, उसका नाम नसरीन है, उसका नाम नीतू उर्फ नसरीन है। और ये छांगुर बाबा नहीं है, ये छांगुर बाबा भी फर्जी नाम से रह रहा था, अपनी आइडेंटिटी फर्जी बना रखी थी इसने। जलालुद्दीन इसका नाम है। मुझे कंफर्म करिए। सिद्धार्थ जी, समाजवादी पार्टी जब से समाजवादी पार्टी हुई है ना, समाजवादी पार्टी पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक नसरीन है, और वो भी मुस्लिम है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। आतंकवादी जो है वो मुस्लिम धर्म का है तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर कोई अपराधी मुस्लिम धर्म का है तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब बाबा साहब के संविधान को नहीं माना। एक छोटा सा सवाल पूछिए, समाजवादी पार्टी जब से समाजवादी पार्टी हुई है वो आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाने का कार्य करती है। किसने नहीं देखा समाजवादी पार्टी की सरकार में जो रामपुर में, अयोध्या में, वाराणसी में विस्फोट किया था, उसको छोड़ने का कार्य किया? किसने नहीं देखा कि एक अपराधी जो अपराधी घोषित हो चुका है कोर्ट के द्वारा, जब उसकी मृत्यु होती है तो उस पर पतिया पड़ने चले जाते हैं? किसने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर में पीड़ित मतलब केवल मुसलमान दिखाई देता है, पीड़ित माने हिंदू नहीं दिखाई देते हैं? आज समाजवादी पार्टी से जरूर पूछा जा रहा है, वो जलालुद्दीन जो रेट लगाता था कि हिंदू धर्म के ब्राह्मणों का इतना रेट, ठाकुरों का इतना रेट, दलितों का इतना रेट, ओबीसी का इतना रेट, आज समाजवादी पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि ओबीसी समाज के बालों में वाली डिबेट छोड़ दी के साथ खड़ी हो रही है। पूजा मिश्रा जी और एसएल सिंह जी, तू वाली डिबेट मत किया कीजिए। मुझे हमेशा इससे परहेज, मैं हमेशा इससे परहेज करता हूँ ये तू मैं वाली डिबेट से। मैं चाहता हूँ कि कोई तर्कसंगत बातें करे, कोई ऐसी बात करे जिसे सुनकर लोगों को लगे कि हमारा नेता ऐसा बोल रहा है। सिर्फ तू मुंह पर आप लोग रहते हैं, बच जाया करते हैं लोगों का भी और अपना भी। आप ये बताइए कि जब एक मिनट रुक जाइए, पूजा जी आप रुक जाइए। सूर्या मैथिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त नहीं है, रुक जाइए सर। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ज्यादा मैं कहूं कि वो मेरे हृदय में बसते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर कार्य किया और प्रदेश में कार्य किया है, अपराधियों को काटा है, मारा है, मैं उनका भक्त हूं। स्पष्ट कर दूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं समाज के लिए काम करता हूं। अतीक अहमद को पालने वाले यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। अतीक अहमद के द्वारा पाई गई जमीन के ऊपर आज उनका फ्री करने के बाद उन जमीनों पर बदल करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आपके हृदय में बच्चों मोदी जी, आपके मस्तिष्क में बच्चों मोदी जी बसते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा कि आप बोलेंगे कि मैं करते थे अपराधियों का पालन पोषण। आपके राज में पुलिस अपराधियों से पिटती, आज अपराधियों का यहाँ पर प्रकार से एनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलता है। इससे आप दोनों का ऑडियो डाउन कर दो, दोनों का ऑडियो डाउन कर दो। ये डिबेट नहीं चाहता हूं मैं, तुम क्या हो मैं क्या हूं, ये आप लोगों के लिए स्पेशल डिबेट नहीं बुलाई है मैंने, मुद्दे के लिए डिबेट बुलाई है। और मैं कह रहा हूं अगली बार से जब आप लोग आए तो ये समझ कर आए कि मुद्दे पर डिबेट करनी है। पूजा मिश्रा क्या है और सूर्या मैथिल क्या है, इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं जानना चाहता है। आप लोग क्या बोलते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मुद्दे पर आप लोग क्या बोलेंगे। और आप लोग नेता हैं, विश्लेषक हैं, जो भी हैं, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपने सुबह क्या खाया, दोपहर क्या खाया, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। एक बार मैं फिर से लेकर चल रहा हूं क्योंकि लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है
ये इलीगल है। विनोद मिश्रा बताइए, ये इलीगल है, इलीगल है? एक तरफ आप दिखा रहे थे कि वो मकान भी है जो अभी भी खड़ा है, दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा है, क्या है ये कहानी? जल्दी से संक्षेप में 30 सेकंड में समझाइए। बिल्कुल, जहां मैं खड़ा हूँ वो मकान है, ये भी जलालुद्दीन का ही मकान है। नीतू के नाम पे, नीतू जो रोहरा है उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, चूंकि प्रॉपर्टी उसी के नाम पर है। और दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग है वहां पे बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये कहा गया है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, जो अवैध निर्माण था, जो अवैध कब्जा था, उस पर अवैध निर्माण था, उसी पर ही कार्रवाई होगी और वो भी प्रशासन और कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन के द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए बाकायदा जो प्रोटोकॉल होता है कि आप इसके पैमाइश कराते हैं, लाल निशान लगाते हैं, वो सब कुछ है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। जल्दी से दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए, जो दूसरा मकान खड़ा है विनोद मिश्रा, जरा क्लियरिटी आ जाएगी। जो दूसरा मकान खड़ा है बुलडोजर के बगल में, वहां बुलडोजर नहीं चला है, वो भी तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल, और दूसरी तरफ जो आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये मकान देखिए, इसी तरफ जो है ये पूरी तरह से खड़ा हुआ मकान है, ये भी उसी जलालुद्दीन का ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। क्लियरिटी बहुत जरूरी है, शीशे की तरह सब कुछ साफ होना चाहिए ताकि आप देख पाए सही क्या है, गलत क्या है। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी डिबेट में जो सवाल उठते हैं उन पर क्लियरिटी के साथ जवाब मिल जाना चाहिए। यह जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। सवाल ये नहीं है कि नाम क्या है, सवाल ये है कि नाम के पीछे की करतूत क्या है, और वो करतूत अगर ऐसी है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो कानून और देश के संविधान का उल्लंघन करता है, तो फिर उसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए।